ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का दंगल चल रहा है, सत्ता का संग्राम चल रहा है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। तो लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आप देख रहे हैं। इससे पहले अभिषेक आपको लगातार जानकारी दे रहे थे। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। कुछ जगहों पर अनियमितता भी देखने को मिली है, लेकिन वोट प्रतिशत अभी कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो वोट प्रतिशत की भी हम बात करेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो पीलीभीत में अब तक सबसे ज्यादा वोट हुए हैं। और दूसरी तरफ वोट की जो प्रक्रिया है चल रही है, कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है वोटिंग के दौरान अभिषेक। और कुछ ग्रामीणों के जो विकास को लेकर जो ग्रामीणों की जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं, बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वो वृद्ध की बात करें, जो 60 साल 70 साल 80 साल के लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ तक कि जो बीमार है वो भी कहीं ना कहीं आज वोट डाल रहे हैं, इस महापर्व में, महा उत्सव में शामिल हो रहे हैं। चलिए, अगर वोटों के प्रतिशत की बात करें तो पीलीभीत में अब तक 54.83% वोट यहाँ पर हुए हैं। खेरी की बात करें तो 52.92% यहाँ पर वोट हुए हैं। सीतापुर में 50.33% यहाँ पर वोट हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर है, उसकी बात कर लेते हैं। शायर मुनव्वर राणा का बड़ा बयान, वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर मुनव्वर राणा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शायद जिंदगी से भी मेरा नाम कटने वाला है, ये उन्होंने कहा है। खुदा की तरफ से संकेत मिलने लगते हैं। प्रधानमंत्री को सिर्फ एक बार मैंने पत्र लिखा था। तो ये भावुक भी यहाँ पर हुए हैं, नाराजगी भी उन्होंने जताई है, और एक तरह से शायद एक पछतावा भी कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया, वोट डालने से वो वंचित रह गए। बिल्कुल राष्ट्रीय कह सकते हैं कि हर कोई इंतजार करता है इस दिन का, लेकिन जब उनका नाम वोटर लिस्ट में ना हो, वोट करने के लिए जाए, अपना समय निकालकर इस महापर्व में शामिल होने के लिए उनका नाम ना हो, तो बेहद दुख लगता है। मुनव्वर राणा का ये बयान भी आया है। हालांकि मुनव्वर राणा सुर्खियों में रहते हैं, अक्सर वो अपनी बातों में बेबाक अंदाज में देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को सिर्फ एक पत्र मैंने लिखा था, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। राष्ट्रीय वाकई, और महापर्व है इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 साल में एक बार ये आता है। ये मौका रहता है, सुनहरा मौका होता है कि आप अपनी मनचाही सरकार बनाएं और एक एक वोट का इस्तेमाल करें। मुनव्वर राणा जो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद जिंदगी से भी मेरा नाम कटने वाला है, वाकई इसे बड़ा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब संकेत मिलने लगते हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय, आज जिस तरीके से हम बड़ी खबर अलग अलग दिखा रहे हैं, मुनव्वर राणा की खबर दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि 9 जिलों के जो मतदान चल रहे हैं, 59 सीटों के, जिसमें से 624 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। और राष्ट्रीय अब समय कुछ ही बाकी है, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है और 4:30 के लगभग बज चुके हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया अभिषेक, कुछ जगहों पर 2-2 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ है। वीवीपैट मशीन खराब रही, कहीं पर ईवीएम मशीन खराब रही, कुछ लोग वोट देने को तैयार नहीं थे। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर भी सामने आई। चलिए, इसी बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी। यूपी में सुबह 3 बजे तक 49.89% वोटिंग हुई है। इससे पहले परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, पीलीभीत में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 54.83 यहाँ का प्रतिशत रहा है। बिल्कुल, अगर हरदोई की बात करें तो हरदोई में सबसे कम 46.29% मतदान हुए हैं। राष्ट्रीय, आप लखीमपुर की भी परसेंटेज की बात करें, क्योंकि लखीमपुर भी एक बहुत हॉट सीट रही है। पूरा जिला कहीं न कहीं मुद्दाओं पर घिरा रहा है। और वाकई लखीमपुर की अगर हम बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर बम्पर वोटिंग हो रही है, और अति संवेदनशील है ये जगह। जब यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बम्पर वोटिंग हो सकती है, नाराजगी क्योंकि लोगों की वहां पर बनी हुई है। तो 52.92% यहाँ का मतदान रहा है। बिल्कुल, अगर फतेहपुर की बात की जाए तो 52.60% यहाँ पर भी मतदान पड़ा है। और अगर रायबरेली की बात करें, कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, और कांग्रेस एक तरह से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि अपने गढ़ को बचा ले। लेकिन कांग्रेस की जो प्रत्याशी मानी जा रही थी अदिति सिंह, वो बीजेपी में शामिल हो गई है, और यही कारण है कि यहाँ पर भी वर्चस्व जो है वो बना हुआ है। 50.84% यहाँ का मतदान रहा। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली, अदिति सिंह का आपने नाम लिया। अदिति सिंह इससे पहले कांग्रेस पार्टी में उनके घर वाले थे, खुद वो कांग्रेस की विधायक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी में शामिल हो रही है। अब लोगों को कहीं न कहीं घेरने का एक मुद्दा भी मिल चुका है। चलिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे। लखनऊ से अविनाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो हेड हमारे सीतापुर से भी मौजूद हैं, वो भी उनके पास चलेंगे, अनिल के अंकुर जी के पास। लेकिन सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे। राजधानी लखनऊ है, यहाँ भी वोट पड़ रहे हैं, 9 सीटें हैं। अविनाश, अगर बात की जाए तो लखनऊ में अब क्योंकि समय 1.5 घंटे का ही शेष बचा हुआ है, किस तरीके की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से आ रही हैं? देखिए, चौथे चरण के मतदान में अगर 3 बजे तक बात करें तो 47% लगभग अभी तक यहाँ पर वोट पड़ चुका है। मैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में भी वोटरों से मिलने जानने की बात की कि आप सोचे, मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र भी रहा हूँ।
कि जहां जिस तरीके से जो वीआईपी वोटर वहां पर पहुंचे थे वोट डालने के लिए, उन पर भी, और वहां के जो मतदान जो वोट डालने के लिए वहां पर जो युवा वर्ग के लोग थे, चाहे वो बुजुर्ग के लोग थे, हमने उनसे बात की है। सभी का जिस तरीके से सब लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर, चाहे विकास के मुद्दे को लेकर हो, चाहे महंगाई के मुद्दे को लेकर, उस मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया। मध्य विधानसभा इस जो क्षेत्र है, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ से जो रजनीश गुप्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश पाठक, जो कि 5,000 वोटों से विजय हुए थे, और उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उनको इस बार लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है रविदास मल्होत्रा ही, पिछली बार वो भी 2017 में उम्मीदवार थे, इस बार भी उनको उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ में जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें से लगातार सब पे बराबर वोटिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि कुछ जो सेंटर है, मतदाता जो केंद्र है, वहां पर कुछ ईवीएम की खराबी के चलते मतदान प्रभावित रहा है। आधे घंटे कहीं प्रभावित रहा है, कहीं 1 घंटे प्रभावित रहा है, उसको लेकर कुछ विलंब भी रहा है, उसमें वो देरी से वहां पर बिल्कुल, जो लेकिन इसके मतदान वहां बावजूद पर भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की आपने बात कही है कि बहुत सारे जो दिग्गज हैं राशि, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनका अच्छा खासा दबदबा भी रहा इन सीटों और पर। इसलिए चौथा चरण काफी अहम भी है। अभिषेक, चलिए आगे और भी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और पल पल की अपडेट और जानकारी हमें दे रहे हैं। अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। अनिल जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि 2017 की अगर हम बात करें तो मोदी लहर उस वक्त नजर आई थी और बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन उससे पहले 4 बार यहाँ से सपा के विधायक रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह के समीकरण इस बार नजर आ रहे हैं सीतापुर में? देखिए, मैं बता दूं कि केवल सीतापुर का ही नहीं बल्कि हम पूरे सुबह मैं लखीमपुर क्षेत्र से भी आया हूं और मैं सीतापुर में मौजूद हूं। लगातार मैं दौरे कर रहा हूं और अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे मैंने जाकर के वहां पे देखा है। देखिए, अगर जो चुनाव हो रहा है तो स्थानीय विधायक का जो प्रत्याशी है उसको बहुत कम लोग जानते हैं आमतौर पे, और वोट किसको दोगे? अगर वो भाजपा को वोट देना चाहते हैं तो वो बताते हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। अनिल की अंकुर जी, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि पिछले बार जब बीजेपी का वर्चस्व था, बहुत सारी सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो दिख नहीं रहा। इस बार लड़ाई कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांटे की है, समाजवादी पार्टी और वाकई सपा परिवार उस वक्त बिछड़ गया था 2017 में, इसलिए अचानक से मोदी लहर का जादू उस वक्त चला था। अभिषेक, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच अब अविनाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने वाली, कुछ ही वक्त बाकी है, तो आखिरी की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह की हैं? देखिए, अभी तो मैं जो मतदान केंद्र है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह से ही जो है लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिली थी कि किस तरीके से जो युवा वर्ग है, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। मध्य विधानसभा क्षेत्र की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, चाहे वो वीआईपी वोटर रहे हो, चाहे वो इस तरीके के यहाँ लखनऊ जो मतदाता है यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी जो स्थिति है कि कुछ जगहों पर लखनऊ में आपने देखा होगा कि जो ईवीएम की खराबी के चलते से मतदान प्रभावित रहा है, लेकिन लोग बढ़ चढ़ के घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर से हम दर्शकों को रूबरू करा दे। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, अर्चना जायसवाल पर गिरी है संगठन की गाज। जी हां, अर्चना जायसवाल को महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। वाकई ये बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि काफी समय से अर्चना जायसवाल जो है वो इस पद पर रही हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अर्चना जायसवाल को एआईसीसी की तरफ से हटाया गया है, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हटाया गया है। कार्यकारिणी विवाद के बाद एआईसीसी ने कार्रवाई की है। दिनेश शुक्ल हमारे संवाददाता है। दिनेश शुक्ल, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, अर्चना जायसवाल पर गाज गिरी है, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दिनेश जी, देखिए, जनवरी में कार्यकारिणी महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था, उस समय से ही लगातार विवाद जारी था। वहीं आज एक एआईसीसी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस का जो संगठन है उसको डिसॉल्व करने की बात कही गई, लेकिन 4 उपाध्यक्ष को अभी यथावत रहने की बात की गई है। वहीं पर यह साफ तौर पर नहीं कहा गया कि जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है अर्चना जायसवाल, उनको हटाया गया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अर्चना जायसवाल को भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है।
कुल मिलाकर बात की जाए तो ये महिला कांग्रेस के अंदर की जो लगातार लड़ाई चल रही थी अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि पिछली बार जो उज्जैन से कांग्रेस की जो महिला अध्यक्षी है नूरी खान, वो भी नाराज हुई थी और उन्होंने पार्टी छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के समझाने के बाद वो मान गई थी और उसके बाद रही थी। मैं आपको बताऊं, उनका नाम उन उपाध्यक्षों में शामिल है और वो यथावत है। अब देखना ये है कि अर्चना जायसवाल के हटाने का जी मामला बिल्कुल दिनेश, कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर बदलाव चल रहा है तो ये 2023 की तैयारी चल रही है। हालांकि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। हम चुनाव की बात कर रहे थे। अब राष्ट्रीय अगर बात की जाए, चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। हाँ। कई दिग्गजों की साख है, कई ऐसे नेता हैं जिनका अच्छा खासा दबदबा भी है। 59 सीटों की वोटिंग है, 624 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिले हैं ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहे थे। राष्ट्रीय बिल्कुल, अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वोटिंग के दौरान? इस वक्त मैं सरोजिनी नगर के 564 बूथ संख्या मतदान केंद्र पर मौजूद है, जहां पर पिछले 20 मिनट से ईवीएम मशीन खराब पड़ी हुई है और ईवीएम मशीन खराब होने के कारण जो मतदाता है, जो मतदान करने के लिए आए हुए, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो मतदान करने के लिए आई थी। ईवीएम मशीन के खराब होने के कारण वो यहाँ पर बैठी हुई है और अपने मतदान करने का कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इंतजार करें, लेकिन पिछले 20 मिनट के बाद भी अभी यहाँ पर जो ईवीएम मशीन खराब हुई तो सही नहीं हुई, जिसके कारण कुछ मतदाता है जो यहाँ पर लौट गए हैं। अगर यहाँ पर वोट की प्रतिशत की इस बूथ की बात की जाए तो लगभग 50% वोट अभी यहाँ पर पड़ पाए और अभी शेष 50% वोट पड़ना बाकी है, लेकिन उसी बीच में लगभग 20 मिनट से ईवीएम मशीन के खराब होने के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मतदाता थे। बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है अभिषेक इस पर, कब तक मशीन ठीक होगी? जी, जो यहाँ के जोनल मजिस्ट्रेट है और फिर तमाम जो जोनल अधिकारी वो यहाँ पर आए थे, आने के बाद उन्होंने मशीन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो जो मशीन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी ठीक नहीं हो सकी, जिसके कारण वो लगातार उस पर प्रयासरत है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से जब ईवीएम मशीन खराब है तो लोग किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ईवीएम मशीन खराब हो गई, आप लोग किस तरह से इंतजार करें मतदान का? दो बार हम कर रहे हैं, 2 बार से मशीन है लेकिन वो भी खराब निकली है, दोबारा फिर लेके गए। अब कब आते हैं ये नहीं पता है, भरोसा है कितनी का नाम है। आदमी हमारा जितना वोटर है सब परेशान है, बेचारा खड़ा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल अभिषेक, इस तरीके से लोगों का कहना है तो उनको भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस बीच एक बड़ी खबर भी हम आप दर्शकों को बता दें, उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आया हुआ है। बिल्कुल, बूथ के बाहर बीजेपी का झंडा लगाकर प्रचार प्रसार किया गया है। आचार संहिता के खिलाफ है ये। मजिस्ट्रेट अरशद ने छापेमारी कर लोगों को फटकार लगाई है। मजिस्ट्रेट का फटकार लगाने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। सदर के तहसील पोलिंग बूथ के बाहर का ये पूरा मामला है। तो बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। हालांकि धमकाने का मामला सामने आया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला है, जिसकी वजह से बूथ के बाहर यहाँ पर बीजेपी का झंडा लगाकर प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है कुछ लोगों ने। मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे और छापेमारी उन्होंने की, लोगों को वहां पर पकड़ा है और फटकार लगाई है। इसका वीडियो भी काफी मामला है क्योंकि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है राष्ट्रीय। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी पार्टी है बीजेपी, सत्ता में भी काबिज है और उसके कार्यकर्ता जो है वो झंडा लगा रहे हैं चुनाव के समय। आज मतदान पड़ रहा है और इससे पहले बीजेपी सपा पर भी आरोप लगा रही थी तीसरे चरण में कि इस तरह की खामियां जो है वो पाई गई है कि लोग बातचीत करते हुए नजर आए थे बाहर, तो उस पर भी शिकायत की गई थी। तो यानी कि वार पलटवार का दौर चल रहा है और इस तरह के जब मामले निकलते हैं सामने तो लूप होल भी सामने आते हैं, अनियमितता भी सामने आती है, लेकिन दूसरी तरफ उस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय अब सीधे हम अनिल के अंकुर जी के पास चलेंगे। अनिल के अंकुर जी, आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार जो गठबंधन की राजनीति चल रही है, चाहे वो राजभर की हो, संजय निषाद की, अनुप्रिया गठबंधन की है, कितनी कसौटी पे खरे उतर रहे हैं ये गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए भी। अनिल के अंकुर जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जहां तक सवाल उठता है गठबंधन का, मैं पहले चरण से लेकर के अब तक लगातार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश लेकर के पूर्वांचल तक मैंने दौरे किए हैं और जो असर गठबंधन का दिखा है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए काफी सार्थक दिख रहा है। और चूंकि जहां जहां बात चल रही है इस गठबंधन की, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ने हालात को देखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अभी तक के उत्तर प्रदेश के जो इसके पहले के जो चुनाव होते थे उनमें प्रधानमंत्री अगर या उस स्तर के नेता 2 या 3 या 4 रैलियां मैक्सिमम करते थे किसी विधानसभा चुनाव में। अब के आप देख सकते हैं किस स्तर पर बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर डेरा डाले रहे हैं। तो इसका मतलब
मतलब उन लोग जान रहे हैं कि जमीनी हालत कैसी हो रही है। तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन का बहुत लाभ मिल रहा है। अभी तो पूर्वांचल का हाल है, पूर्वांचल से अब हम मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ आए हैं। इसके बाद पूर्वांचल पश्चिमांचल के बाद अब पूर्वांचल में जब जाएंगे तो पूर्वांचल में स्थितियां और आपको बदलती दिखाई देंगी। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा जहाँ जो कि मैं खड़ा हूँ इस मतदान केंद्र में, इस मतदान यहाँ सीतापुर का मतदान केंद्र है, यहाँ पे जो लोगों की समस्या है वो उसके संदर्भ में कुछ लोग अपनी बातें कहना चाहते हैं। उन लोगों से मैं बुलाऊंगा, उन लोगों से पूछना चाहूंगा। पुजारी कह रहे हैं, ये प्रधान जी है, इस गाँव के प्रधान है, वो यहाँ पे बताना चाहते हैं क्या समस्या यहाँ की रही है। लोगों के तमाम लोग जो जिंदा है, जैसे ये है, ये अभी एक बूढ़ी माता मिली थी, वो कह रही थी मैं जिंदा हूँ और हमें यहाँ पे वोटर लिस्ट में डेथ डायल किया गया। आपकी क्या पास आइए, हाँ बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या हमको दिल्ली के दिन की यही उम्र तक है। आप भी मृतक हो? हाँ। आप भी जिंदा दिखाई दे रहे हो। और ऐसा प्रधान जी ऐसा क्या कारण है कि तमाम हम यहाँ पे तमाम लोग हैं जो जिंदा है उनको मृतक साबित किया गया, क्या कारण? यहाँ पर जो बीएलओ की कमी से ये सब हुआ है। पहले भी ऐसे, ये भी ग्राम पंचायत के चुनाव में ऐसे ओंटे कटी बहुत सारी। बिल्कुल, तो अनिल अंकुर जी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लापरवाही है, अनियमितताएं हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बरेली, साथ में बांदा से लगातार चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग पड़ रही है और लोग अपनी सहभागिता भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अब रुक कर लेते हैं बांदा का। हमारे साथ अरबाज जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरबाज, किस तरह से वोटिंग वहां पर चल रही है और किस तरह के चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं? 38 प्रत्याशी है मैदान में और एक तरह से देखा जाए तो बांदा में 2 हॉट सीट है, तो वहां पर किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको के पर्व का सुबह से बड़ा अच्छा नजारा था। वो तो बहुत सजाया गया था, बहुत सादगी से लोग मतदान स्थल पहुंच रहे थे, मतदान का अपने प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए तो अब मतदान अगर कहा जाए तो यहाँ पर मतदाता नहीं फिलहाल आ रहे हैं। मतदान का जो है अब कहा जाए तो प्रतिशत कम रहा है। कहीं ना कहीं जो मतदाता बढ़ रहे थे बूथों की ओर वो कम हो रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है मतदान फिर भी हो चुका है। अब तक अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो बांदा जनपद में अब तक 50.7 मतदान हो चुका है। अब इसके बाद अगर बात की जाए सियासी दलों की तो यहाँ पर हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2017 में बीजेपी की लहर, मोदी लहर के चलते बीजेपी की यहाँ 19 सीटें बुंदेलखंड में जीती गई थी, जो कि बीजेपी पहले गई थी। लेकिन इस बार अगर कहें सियासी के समीकरण कुछ और बता रहे हैं। जी चलिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखें अरबाज तो निषाद और मछुआरा समाज के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, तो इनकी लहर किस तरफ नजर आ रही है? पहले भी मुद्दे उठे थे कि बेरोजगारी है यहाँ पर और बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है विकास के क्षेत्र में, तो क्या ग्रामीणों में इसे लेकर नाराजगी है? जी बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे मूलभूत जो लोगों को समस्याएं हमेशा से रही है, अन्न तथा और लोग मतलब बेरोजगार यहाँ पर रहे तो पलायन के लोग मजबूर होते रहे। आज भी वही हालात है। हालांकि लोगों ने जब पिछले बार 2017 में मतदान किया तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं हालात बदलेंगे, रोजगार से लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन आज भी वो बदलाव जारी। मैं भी हाल ही की बात बताऊँ, अभी आज की बता दूं, आज नरैनी विधानसभा क्षेत्र में एक पदारसपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर लोगों ने दशरथपुर गाँव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सिर्फ उनकी मांग ये थी कि अब तक अन्न प्रशासन को निजात नहीं मिली, जिसके बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गुस्सा भी सामने आ रहा है और लोगों का कहना है कि निषाद के लोग अगर आपके साथ जुड़े होते, क्योंकि काबिज सरकार थी, बीजेपी थी, तो बीजेपी हालांकि निषाद का एक गठबंधन हो चुका है, लेकिन खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि लोगों का काम नहीं हुआ। जिसका वो जिक्र कर रहे थे वहां पर पलायन सबसे ज्यादा है, बाजार की व्यवस्था का वो जिक्र करते रहे लेकिन हो नहीं सका। नरैनी ऐसी सीट है, आरक्षित सीट है, जहां पर 3 महिला उम्मीदवार है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन वहां पर वोटिंग हुई ही नहीं है। बिल्कुल राष्ट्रीय, हम सबसे पहले अब ये भी बात करेंगे कि जो 9 जिलों में मतदान हो रहा है 59 सीटों पे, तो आज जो हो जाएगा 6 बजे तक ही मतदान संपन्न हो जाएगा राष्ट्रीय, और 231 सीटों पर संपन्न हो जाएगा, जिसमें से पश्चिमी यूपी, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य यूपी और अवध भी शामिल है, जो कि बहुत खास मायने रखते हैं राष्ट्रीय। और वाकई एक तरह से देखा जाए तो जो भारत की राजनीति है उसमें अभिषेक ऐसा कहा जाता है कि यूपी के चुनाव से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है, तो ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें हैं, देश भर की नजर यूपी के चुनाव पर रहती है। बाकी अगर राजनीति देखनी है तो यूपी का चुनाव देखें ऐसा कहा जाता है, और वाकई हम देख भी रहे हैं क्योंकि ये 3 चरण हो गए और आज ये 4था चरण
खत्म हो जाएगा 6 बजे के बाद, यानी कि 4 चरणों में जो वोटिंग की प्रक्रिया, जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि खत्म हो जाएगा। तो अब ये चुनाव है वो अवध से पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा। अभी हम बीच यानी कि मध्य यूपी में हैं, अब यहाँ से बढ़कर हम पूर्वांचल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, तो 3 चरण में अगर बात करें तो आगे अब चुनाव होना है। 172 सीटें जो शेष बचेगी। जो आपने बात बहुत जिक्र किया है कि जो रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश का वो लखनऊ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है दिल्ली का रास्ता। और शायद यही वजह है कि जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, चाहे वो सोनिया गांधी की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें, हर कोई दमखम लगा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और मुद्दे भी बड़े मुद्दे हो रहे हैं। और जो बयानों का जो सिलसिला है वो वाकई देखने और सुनने वाला भी है, क्योंकि हर तरह की पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। जो बयान उनके निकलकर सामने आ रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि वाकई उत्तर प्रदेश में अगर विकास कार्य हुए हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं पीठ थपथपाने की कोशिश करती नजर आई, सपा अपने पुराने किस्से गिनाते हुए नजर आई। खैर, देखने वाली बात होगी कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होता है, क्या बदलाव होता है या फिर बीजेपी को मौका मिलता है। हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप जुड़े रहें और देखते रहें, क्योंकि हम दिखा रहे हैं विधानसभा का दंगल।